दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार चाइनीज फैंटेसी और एडवेंचर फिल्म की क्रिएशन ऑफ गॉड्स 1 द किंगडम ऑफ स्टॉर्म्स। ये कहानी है सांग डायनेस्टी की, जहां सत्ता के लालच में एक शख्स अपने ही भाई और पिता के खून का प्यासा बन जाता है। क्या होगा इस सत्ता संग्राम में, चलिए बिना समय गवाए डाइव करते हैं इस रोमांचक मूवी समीक्षा में। तो मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि पांडु नामक एक देवता ने अपने शरीर से सूरज, चांद और दुनिया को बनाया था, और नोवा नामक एक देवी ने इंसानों को बनाया था। और नोवा ने मरने से पहले एक आर्टिफैक्ट बनाया था जिसका नाम फेंगसन बैंग था। इस आर्टिफैक्ट में इतनी ताकत थी जिससे पूरी दुनिया को बचाया जा सकता था। नोवा ने इस आर्टिफैक्ट की रक्षा करने के लिए कुंडुल के इमोर्टल्स को नियुक्त किया, और इस आर्टिफैक्ट को केवल दुनिया के बादशाह यानी कि किंग ऑफ ऑल रियल्म्स के द्वारा ही खोला जा सकता है। सालों बीत गए और चेंग सांग ने सांग वंश की स्थापना की। करीब 500 साल बाद सांग यी इस वंश का राजा बना। सांग यी के अंडर करीब 800 छोटे राज्यों के राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर रखी थी, लेकिन सुहू जीजू राज्य के राजा ने सांग यी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब सांग यी ने अपने छोटे बेटे यिनजाओ को सुहू के राज्य पर आक्रमण करने भेजा। तब यिनजाओ अपने ट्रेंड सैनिकों के साथ जीजू पर आक्रमण करने निकल गया। अब आगे तो हम यिनजाओ को देखते हैं, जिसके साथ सांग राज्य के 4 महानायकों के बेटे होते। इन चारों में से जीफा यिनजाओ का सबसे पसंदीदा और वफादार है। यिनजाओ ने सुहू के बेटे सु वांजी को होस्टेज बनाया होता है। यिनजाओ वांजी से अपने पिता से रिक्वेस्ट करने को कहता है कि वह अपने पिता से कहे कि वह सांग राज्य की अधीनता स्वीकार कर ले। तब वांजी अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसका पिता अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है। अब वांजी सांग राज्य की तरफ था, लेकिन उसके पिता सुहू के विद्रोह करने की वजह से वांजी अपने प्राण त्याग देता है। इसके बाद यिनजाओ सुहू पर आक्रमण कर देता है। उसकी सेना बड़े बड़े पत्थरों से सुहू के किले पर हमला करती है। सुहू की सेना भी तीरों से इन पर हमला करती है। फिर यिनजाओ का वफादार सेवक जीफा अपनी सेना के साथ सुहू के महल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सुहू ने महल के चारों तरफ तेल से भीगी हुई लाशों को बिछा कर रखा हुआ था। सुहू एक तीर में आग लगाकर उसे उन लाशों पर छोड़ता है, जिससे उन लाशों में आग लग जाती है और महल के चारों तरफ आग का गोल घेरा बन जाता है। अब आग को देखकर जीफा और बाकी के सैनिकों के घोड़े डरने लगते हैं और वह वापस यिनजाओ के पास लौट आते हैं। तब यिनजाओ सभी घोड़ों की आंखों में पट्टी बांध देता है ताकि वह आग को देख ना पाए और वह सुहू के महल तक पहुंच जाए। अब ये सब करने के बाद यिनजाओ यह युद्ध जीत जाता है और अब आखिरकार सुहू और यिनजाओ के बीच युद्ध होने लगता है। सुहू चाकू से यिनजाओ पर हमला करता है, जिससे यिनजाओ का खून निकलकर एक पत्थर के अंदर चला जाता है और उस पत्थर के अंदर कपड़े से ढका हुआ कुछ रखा रहता है। यिनजाओ का खून जैसे उस पर गिरता है तो वह चमकने लगता है। इसके बाद यिनजाओ सुहू को मार डालता है। अब यहाँ सुहू की बेटी डाजी भी होती है। वह जब अपने पिता को मरते हुए देखती है तो वह खुद भी अपने बालों के पिन से अपनी जान ले लेती है ताकि वह दुश्मनों के हाथ ना लगे। लेकिन तभी यहाँ अचानक से एक बर्फ का तूफान आ जाता है और डाजी जिस पालकी में बैठी हुई थी वह बर्फ में दब जाती है। तभी डाजी की आंखें चमकने लगती है और वह जिंदा होती है। फिर वह पालकी से बाहर आती है। अब डाजी जिंदा क्यों है इसका राज हमें मूवी के लास्ट में पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। यिनजाओ के सैनिक जब डाजी को देखते हैं तो उसे मारने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ यिनजाओ आ जाता है और वह डाजी को छोड़ने को कह देता है। तभी डाजी अचानक से बेहोश हो जाती है। फिर रात को सभी जीत का जश्न मना रहे होते और यिनजाओ अपने टेंट में अपने जख्मों पर मरहम लगा रहा होता है। तभी उसके पास डाजी आती है और वह जब यिनजाओ के खून को चाटती है तो उसे यिनजाओ के इरादों के बारे में पता चल जाता है। वह यिनजाओ से कहती है कि मुझे पता है कि तुम दुनिया के बादशाह बनना चाहती हो और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यिनजाओ कहता है कि तुम तो कल मरने वाली हो, तुम क्या कर लोगी। तभी डाजी यिनजाओ के घाव को चाटती है तो वह घाव अपने आप ठीक हो जाता है। तब ये देखकर यिनजाओ समझ आता है कि डाजी उसकी राजा बनने में मदद कर सकती है। इसके बाद अगले दिन यिनजाओ अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य में लौटता है। वह अपने पिता और बड़े भाई के सामने सुहू के सिर और उसकी बेटी डाजी को उपहार के तौर पर प्रस्तुत करता है। तब यह देखकर यिनजाओ का बड़ा भाई यिनजी खुश हो जाता है। अब रात को जीत की खुशी में सभी उत्सव मना रहे होते, युद्ध के योद्धा डांस कर रहे होते। तभी अचानक यिनजी अपने पिता के सीने में तलवार गोप कर उन्हें मार डालता है। हम देखते हैं कि यिनजी की आंखें भी चमक रही होती है। इसका मतलब यह है कि शायद यिनजाओ ने डाजी के द्वारा अपने भाई यिनजी को वश में कराकर अपने पिता को मरवाया है। फिर यिनजी यिनजाओ को मारने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जीफा बीच में आकर के यिनजाओ को बचा लेता है। लेकिन इस दौरान गलती से उसके हाथों यिनजी मारा जाता है। अब नियमों के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति प्रिंस या राजा के किसी भी रिश्तेदार को मारता है तो उस व्यक्ति के पूरे परिवार को मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ यिनजाओ कहता है कि जीफा ने जो भी किया वो बिल्कुल सही था, उसने मुझे बचाने के लिए ये सब किया है, उसने तो बस अपनी ड्यूटी निभाई है। इसलिए अब यिनजाओ जीफा को माफ कर देता है। अब यिनजाओ ने अपने फादर और किंग को मारा था या मरवाया था, इसलिए अब पूरी दुनिया पर ग्रेट कर्स पड़ जाता है। मतलब अब पूरी दुनिया में अकाल पड़ जाएगा, फसलें खराब हो जाएगी, जिससे इंसानों का वजूद मिट जाएगा। क्योंकि अगर किंग ऑफ ऑल रियल्म्स के परिवार में से कोई किंग को मारता है तो यह कर्स अपने आप वजूद में आ जाता है। और अब इस कर्स को काउंटर करने के लिए फेंगसन बांग की जरूरत है, अर्थात अब फेंगसन बांग से ही इस कर्स को मिटाया जा सकता है। इसलिए अब गॉड के द्वारा कुनलून के इमोर्टल वही जो फेंगसन बांग की रक्षा
कर रहे हैं में से एक इमोर्टल मास्टर जिया को जिम्मेदारी दी जाती है कि वह फेंगशन बांग को धरती पर किंग ऑफ रियल्म्स यानी कि दुनिया के बादशाह तक पहुंचाए और अभी किंग ऑफ रियल्म से यिनजाओ। तो इसलिए अब मास्टर जिया अपने दो अभ्यर्थियों नेजा और जियंग जो भी एक इमोर्टल है के साथ धरती पर फेंगशन बांग को यिनजाओ तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि यिनजाओ फेंगशन बांग की मदद से कर्ज को मिटा सके। लेकिन अब फेंगशन बांग को छूने की वजह से मास्टर जिया इमोर्टल से मोर्टल बन जाते हैं। दूसरी तरफ धरती पर यिनजाओ का राज्याभिषेक हो रहा होता है, तभी अचानक से सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है और अंधेरा होने लगता है। यह सब देखकर यिनजाओ के ग्रैंड अंकल कहते हैं कि अब पूरी दुनिया पर ग्रेट कर्ज पड़ चुका है और अब सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि राजा के परिवार में से किसी ने राजा और अपने फादर की हत्या की है और इसी वजह से ये कर्ज वजूद में आया है। ये सब सुनकर यिनजाओ कहता है कि क्या कोई तरीका नहीं है इस कर्ज को मिटाने का। ग्रैंड अंकल कहते हैं कि है, पर केवल सेक्रीफाइस के द्वारा ही इस कर्ज को मिटाया जा सकता है। यिनजाओ कहता है कि तो मैं 100 लोगों को सेक्रीफाइस करूंगा। तब ग्रैंड अंकल कहते हैं कि 100 क्या, 1000 लोगों को भी सेक्रीफाइस करने से भी कुछ नहीं होगा। यह कर्ज तभी मिटेगा जब किंग खुद को सेक्रीफाइस करेगा, यानी कि अब यिनजाओ को अपनी जान लेनी होगी तभी इस कर्ज को मिटाया जा सकता है। ये सुनकर यिनजाओ का बेटा जियांग आगे आता है और कहता है कि फादर आप मुझे सिंहासन दे दो, मैं आपकी जगह खुद को सेक्रीफाइस कर दूंगा, लेकिन आप अपनी जान मत दो। तभी यिनजाओ कहता है कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, इसलिए दुनिया को बचाने के लिए मैं खुद को सेक्रीफाइस करूंगा। यिनजाओ के ऐसा कहते ही सूरज के आगे से बादल हट जाते हैं और फिर से उजाला हो जाता है। लेकिन अब क्या यिनजाओ दुनिया को बचाने के लिए सच में खुद को सेक्रीफाइस करेगा, वो आगे पता चलेगा। अब अगले दिन से यिनजाओ के लिए एक फायर बनवाने का काम शुरू कर दिया जाता है ताकि यिनजाओ फायर पर खुद को जलाकर सेक्रीफाइस कर सके। हम देखते हैं कि यिनजाओ के दरबार में एक तांत्रिक आया होता है। तांत्रिक यिनजाओ को अपना सिर शरीर से अलग कर एक मैजिक दिखाता है। यिनजाओ तांत्रिक से पूछता है कि क्या मैं भी ऐसे सिर को शरीर से अलग करना सीख सकता हूँ। तांत्रिक कहता है कि हाँ महाराज, आप भी सीख सकते हो, मैं मात्र 500 सालों में ये मैजिक आपको सिखा दूंगा। अब ये सुनकर यिनजाओ को गुस्सा आ जाता है कि 500 साल तक मैं जिंदा भी बचूंगा ये मैजिक सीखने के लिए। यिनजाओ उस तांत्रिक को एक चमाट लगाता है। तभी मास्टर जिया नेजा और जियंग के साथ यहाँ आता है और वह यिनजाओ को फेंगशन बांध देता है और कहता है कि इस फेंगशन बांध के द्वारा आप कर्ज को मिटा सकते हो। वह तांत्रिक जब फेंगशन बांध को देखता है तो वह यिनजाओ से कहता है कि महाराज इस फेंगशन बांध में बहुत ताकत है, इसकी शक्तियों से आप दुनिया में सबसे ताकतवर बन सकते हो, लेकिन अब पता करना है कि क्या यह असली फेंगशन बांध है या नहीं। यिनजाओ कहता है कि यह पता करने के लिए क्या करना होगा। तांत्रिक कहता है कि मुझे किसी इंसान की सोल चाहिए जो अभी ही मरा हो। तब यिनजाओ अपने एक दास के पेट में तलवार घोंपकर उसे मार देता है और वह तांत्रिक अपनी शक्तियों से उस दास की सोल को फेंगशन बांध में ट्रांसफर कर देता है, जिससे वह फेंगशन बांध चमकने लगता है। फेंगशन बांध के चमकने की वजह से वह यिनजाओ के हाथ से छूट जाता है। अब मास्टर जिया समझ चुके थे कि यिनजाओ एक बुरा इंसान है क्योंकि उसने एक इनोसेंट आदमी को बिना मतलब के ही मार दिया था, इसलिए अब कहीं फेंगशन बांध गलत हाथों में ना पड़ जाए। वह फेंगशन बांध को बड़ी चालाकी से अपने पास रख लेता है और उसे लेकर नेजा और जियंग के साथ यहाँ से भागने लगता है। अब मास्टर जिया ने फेंगशन बांध को छू लिया था, इसलिए उनमें तो कोई पावर्स नहीं थी और वो आम इंसानों की तरह थे। लेकिन हम यहाँ नेजा और जियंग की पावर्स को देख पाते। नेजा के पास फायर रिंग की पावर है जिसकी मदद से वह उड़ सकती है और अपनी पट्टियों से वह किसी को भी सबक सिखा सकती है। वहीं जियंग के पास टेलीपोर्टेशन की पावर है, यानी कि वह चुटकियों में एक जगह से कहीं भी जा सकता है। साथ ही उसके पास एक भाले जैसा हथियार भी है। खैर यिनजाओ अपने बेटे जियांग और जिफा से मास्टर जिया का पीछा करने को कहता है ताकि वह उससे फेंगशन बांध को छीन कर ला सके। ये दोनों मास्टर जिया का पीछा करते हुए एक खाई पर आ जाते हैं। मास्टर जिया ऊंची पहाड़ी से उतरता हुआ यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और जियांग भी उसके पीछे आने लगता है। जियांग मास्टर जिया से कहता है कि फेंगशन बांध पर मेरे पिता का अधिकार है, तुम तो उन्हें इसे देने के लिए ही यहाँ आए थे, फिर तुमने अपना माइंड चेंज क्यों कर लिया। मास्टर जियांग कहता है कि तुम्हारे पिता एक बुरे इंसान है, उन्होंने एक इनोसेंट को बिना मतलब के मार डाला जैसे कि वह कुछ भी ना हो, इसलिए मैं उन्हें यह नहीं दे सकता हूँ। तभी जियांग पहाड़ी से गिरने ही वाला होता है लेकिन मास्टर जिया उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन अब जियांग के हाथ मास्टर जिया के हाथों से फिसलने लगते हैं और तभी जिफा यहाँ आकर जियांग को पहाड़ी पर से गिरने से बचा लेता है। जियांग अब बेहोश हो चुका था। मास्टर जिया और जिफा जियांग को होश में लाते हैं, लेकिन जैसे जियांग को होश आता है वह मास्टर जिया पर अपनी तलवार पॉइंट कर देता है और फेंगशन बांध को देने को कहता है। लेकिन तभी यहाँ नेजा और जियांग भी आ जाते हैं और नेजा जियांग को अपनी पट्टियों से एक पेड़ पर लटका देती है। तब जिफा फेंगशन बांध को नीचे खाई में फेंक देता है और मास्टर जिया फेंगशन बांध को पकड़ने के लिए खाई में कूद जाते हैं। तब नेजा और जियांग को छोड़कर मास्टर जिया को बचाते हैं और फिर मास्टर जिया और वे दोनों फेंगशन बांध को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अब नेजा और जियांग मास्टर जिया से कुनलुन वापस चलने को कहते हैं, लेकिन मास्टर जिया कहते हैं कि भले ही यिनजाओ एक बुरा इंसान है लेकिन उसका बेटा जियांग एक अच्छा इंसान है, इसलिए अब हमें इंतजार करना होगा कि जब जियांग राजा बने तो यह फेंगशन बांध हम उसे दे। फिर हम जिफा को देखते जो कि जियांग को अपने ऊपर रखकर यहाँ से वापस जा रहा होता है। वह चलते चलते थक जाता है, इसलिए वह एक बड़े से पत्थर के पास आराम करने बैठ जाता है। इसके बाद हम जिफा के फादर जी चेंग को देखते हैं जो कि यिनजाओ से मिलने उसके राज्य में जा रहे होते हैं। दरअसल जिफा के फादर राज्य के 4 महानायकों में से एक है और महानायक को जब भी राज्य का कोई नया राजा बने तो उसे सम्मान देने के लिए राज्य में आना पड़ता है और साथ ही इसी बहाने वह अपने बेटे जिफा से भी मिलेंगे क्योंकि पिछले 8 सालों से वह जिफा से मिले नहीं थे। खैर जीचेंग को रास्ते में एक डीमन बच्चा रोते हुए दिखाई देता है। इस बच्चे को देखकर जीचेंग के सैनिक तुरंत उस बच्चे को मारने को कहते हैं, लेकिन जीचेंग को उस पर दया आ जाती है। तभी नेजा और जियांग भी यहाँ आ जाते हैं और वो भी जीचेंग से उस डेमन बच्चे को मारने को कहते हैं, लेकिन जीचेंग कहते हैं
है कि यह बच्चा एविल तभी बनेगा जब इसे अच्छी परवरिश ना मिले, लेकिन मैं इसे अच्छी परवरिश दूंगा। अब मास्टर जिया भी जीचेंग की बात पर एग्री करते हैं और वह नेजा और जियांग से उस बच्चे को छोड़ने को कहते हैं। साथ ही मास्टर जिया जीचेंग से यह भी कहते हैं कि हम इस बच्चे को कुनलून भेज देंगे ताकि इसे अच्छी परवरिश मिल सके। तब जीचेंग मास्टर जिया की बात मान जाता है और मास्टर जिया नेजा और जियांग से उस बच्चे को कुनलून ले जाने को कहते हैं और वे दोनों उसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर मास्टर जिया जीचेंग को बताते हैं कि जिनजाओ एक बुरा इंसान है। अब जीचेंग भी मास्टर जिया की बात मान लेता है क्योंकि जीचेंग एक एस्ट्रोलॉजर भी था और उसने अपनी भविष्यवाणी से पता कर लिया था कि जिनजाओ एक बुरा इंसान है और उसने अपने पिता और भाई को मारा था और आने वाले समय में वह अपने राज्य पर अत्याचार करेगा। इसलिए अब ये दोनों बाकी के 4 महानायकों का इंतजार करने लगते हैं। फिर जब बाकी के 3 महानायक आते हैं तो यह उनसे मिलते और उन महानायकों को जिनजाओ के बारे में सब कुछ बताते हैं और उसके खिलाफ विद्रोह करने को कहते हैं। अब कुछ महानायक तो जिनजाओ के खिलाफ विद्रोह करने को तैयार थे, वहीं कुछ नहीं। अब कोइंसिडेंटली ये 4 महानायक जहाँ बातें कर रहे थे इन्हीं के पीछे जीफा और जियांग भी होते हैं और अब जीफा महानायकों की बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो सब विद्रोह करने वाले हैं, इसलिए वह उनके सामने जाता है। जीफा के फादर जब उसे देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि ये उनका ही बेटा है, लेकिन तभी यहाँ जिनजाओ के सैनिक आ पहुंचते और वे सभी महानायकों को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद सभी महानायकों को जिनजाओ के सामने लाया जाता है और जिनजाओ को जब पता चलता है कि सभी महानायक विद्रोह करने वाले थे तो वह उन महानायकों के बेटों से जो कि जिनजाओ के वफादार थे उनसे उनके खुद के पिता को मारने का आदेश देता है और कहता है कि अगर जिसने भी अपने पिता को मारा वह उनकी जगह ले सकता है। अब जीफा के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी क्योंकि अब उसे अपने पिता को मारने का आदेश मिला था। अब यहाँ बाकी के 3 महानायक के बेटे अपने पिता को मार डालते, लेकिन जीफा जिनजाओ के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि महाराज अगर आप मेरे पिता को मार देंगे तो जनता के सामने सच नहीं आ पाएगा कि उन्होंने देशद्रोह करा है, इसलिए आप जनता के सामने उन्हें अपना अपराध कन्फेस करने के लिए जिंदा छोड़ दे। तभी जिनजाओ जीफा की बात मान जाता है और वह जीचेंग को जेल में डाल देता है। इसके बाद जीफा अपने फादर से मिलने जेल में जाता है और उन्हें समझाता है कि अगर आप जनता के सामने कन्फेस कर लेंगे कि आपने देशद्रोह करा है तो जिनजाओ आपको छोड़ देंगे, लेकिन जीचेंग कहता है कि जिनजाओ एक बुरा इंसान है और उसने अपने पिता और भाई को मारा है, मुझे डिविनेशन से ये पता चला है। तब जीफा कहता है कि आपकी डिविनेशन गलत है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि जिनजी ने अपने पिता को मारा था, ना कि जिनजाओ ने, बल्कि जिनजाओ तो एक हीरो है, वो अपने देश के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन यहाँ जीचेंग अपनी बात पर अड़ा रहता है और वह पब्लिक कन्फेशन से मना कर देता है। इसके बाद हम जिनजाओ और डाजी को देखते हैं जो कि साथ में नहा रहे होते हैं। तभी यहाँ जिनजाओ की वाइफ आती है और वह डाजी को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन डाजी जिनजाओ की वाइफ को मार डालते हैं। फिर जब जियांग को पता चलता है कि डाजी ने उसकी माँ को मारा है तो वह डाजी को मारने अपने फादर के कमरे में जाता है। जब वह कमरे में आता है तो वह देखता है कि एक फॉक्स डेमन डीजा के शरीर में घुस रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि डाजी को एक फॉक्स डेमन ने पजेस करके रखा हुआ है। खैर जियांग डाजी को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी गलती से वह अपने पिता की तलवार घोंप देता है। अब यह देखकर जिनजाओ को लगता है कि जियांग उसे मारना चाहता है, इसलिए वह अपने गार्ड से जियांग को अरेस्ट करने को कहता है, लेकिन जियांग मौका देखकर यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन तभी उसे रास्ते में जीफा मिलता है और जीफा एक छोटे से होल से जियांग को यहाँ से निकाल देता है। इसके बाद अगली रात को जब जीफा जियांग से मिलने जाता है तभी वह यहाँ मास्टर जिया को देखता है। मास्टर जिया जीफा और जियांग से कहता है कि जिनजाओ एक बहुत बुरा इंसान है। तब जियांग कहता है कि वह बुरे नहीं है, मुझे लगता है फॉक्स डेमन ने उन्हें अपने जादू से बुरा बना दिया है और वह फॉक्स डेमन डाजी के शरीर में जो कि मेरे पिता के साथ रहती है। तब मास्टर जिया कहते हैं कि बुराई उन्हीं के साथ होती है जो बुरे होते हैं। तभी यहाँ ग्रैंड अंकल भी आ जाते और वह कहते हैं कि तो अब हमें डाजी को मारना होगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि किसी फॉक्स डेमन ने जिनजाओ को बुरा बनाया है या वह खुद बुरा है। इसके बाद हम जीफा के फादर जीचेंग को देखते जो कि पब्लिक कन्फेशन के लिए तैयार हो जाता है और पब्लिक के सामने अपने देशद्रोह को कबूल कर रहा होता है। वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि जिनजाओ ने उसके बड़े बेटे को मार दिया था और उसे धमकी दी थी कि अगर उसने पब्लिक के सामने झूठा कन्फेशन नहीं किया तो वो उसके छोटे बेटे जीफा को भी मार देगा। इसलिए जीचेंग पब्लिक कन्फेशन के लिए तैयार हो गया था। अब अगले दिन जिनजाओ डाजी से शादी कर उसे अपने ग्रैंड अंकल से मिलवाने लाता है। तब ग्रैंड अंकल डाजी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि यह एक फॉक्स डेमन है। जिनजाओ कहता है कि आपको कैसे पता कि यह एक फॉक्स डेमन है। तभी यहाँ जियांग और जीफा भी आ जाते हैं और जियांग जिनजाओ से कहता है कि फादर डाजी एक फॉक्स डेमन है, लेकिन जिनजाओ मानने को राजी नहीं था कि डाजी एक फॉक्स डेमन है। तब ग्रैंड अंकल कहते हैं कि मेरे दिल में इतनी पावर है कि अगर उसे किसी को खिलाया जाए तो वह अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब साबित हो जाए कि डाजी एक फॉक्स डेमन है तब तुम जियांग को माफ कर दोगे और 4 महानायकों पर लगे देशद्रोह का इल्जाम हटा दोगे और डाजी को मार दोगे। तभी जिनजाओ ग्रैंड अंकल से वादा करता है कि वह ऐसा ही करेगा। तब ग्रैंड अंकल अपना दिल निकालकर उसे डाजी को खिला देते हैं और डाजी के अंदर से एक फॉक्स डेमन बाहर निकलता है। अब ग्रैंड अंकल मरते हुए जिनजाओ से कहता है कि अब तुम अपना वादा निभाओ और इस फॉक्स डेमन को मार दो और जियांग को माफ कर दो। तब जिनजाओ कहता है कि क्या हुआ अगर डाजी के अंदर एक फॉक्स डेमन है, यह फॉक्स डेमन ही जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। अब जिनजाओ सबको बताता है कि वह एक बुरा इंसान है और उसने ही अपने फादर और बड़े भाई को मरवाया था। तब जियांग कहता है कि फादर मुझे लगा कि आप बुरे नहीं हो, मैं ये सोचता रहा कि आपको किसी फॉक्स डेमन ने बुरा बना दिया होगा, लेकिन आप तो सच में बुरे निकले। फिर जिनजाओ अपने
गार्ड्स को बुलाता है और जियांग को अरेस्ट कर लेता है और कहता है कि अगले दिन वह जियांग को मौत की सजा देगा। फिर यिनजाओ जीफा से कहता है कि अब तुम्हारे पास वफादारी साबित करने का आखिरी समय है। अगर तुमने अपने फादर जीचेंग को मार दिया तो मैं तुम्हें अपना बेटा और उत्तराधिकारी बना दूंगा। इसके बाद जीफा तलवार लेकर अपने फादर को मारने जाने लगता है, लेकिन अब हमें यह नहीं बताया जाता है कि जीफा ने अपने फादर को मारा या नहीं। इसके बाद अगले दिन जियांग को एग्जीक्यूट किया जा रहा था और जीफा यिनजाओ के लिए अपने पिता का सिर लेकर उसके पास आता है। हम यहाँ मास्टर जिया को भी देखते हैं। अब जियांग का सिर कलम किए जाने वाला था कि तभी जीफा के सैनिक विद्रोह कर देते और जीफा यिनजाओ की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। यिनजाओ को पता चलता है कि जिस थाली में जीफा अपने पिता का सिर रखकर लाया था उसमें सिर के बजाय बस मिट्टी भरी हुई थी, यानी कि जीफा ने अपने फादर को नहीं मारा होता है। फिर जीफा यिनजाओ से जियांग को छोड़ने को कहता है, लेकिन यिनजाओ अपने वफादार डियो को जियांग को मारने का आदेश दे देता है और डियो को जियांग का सिर काट देता है। फिर यिनजाओ जीफा से खुद को बचाता है और जीफा और उसमें युद्ध होने लगता है। तभी नेजा और जियांग भी यहाँ आ जाते हैं। तब मास्टर जिया उन दोनों से जियांग के शरीर और सिर को कुनलुन ले जाने को कहते हैं और वे दोनों जियांग के शरीर को कुनलुन ले जाते हैं। अब जीफा की सेना और यिनजाओ के सैनिकों में युद्ध होने लगता है। तभी यहाँ वह तांत्रिक भी आ जाता है। वह तांत्रिक यहाँ मास्टर जिया से फेंगसंग बांग को लेने आया था। वह मास्टर जिया को ढूंढने लगता है। मास्टर जिया भी उसे छिपने की कोशिश करता है और अपने सिर पर टोपी पहन लेता है। फिर जीफा और यिनजाओ में युद्ध चल रहा होता है। शुरू में तो यिनजाओ जीफा पर भारी पड़ता है, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से जीफा यिनजाओ को मार डालता है। इसके बाद जीफा मास्टर जिया को अपने घोड़े पर बिठाकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी वह तांत्रिक मास्टर जिया को देख लेता है और फिर वह तांत्रिक अपने स्पेल से बड़े से पत्थर की मूर्तियों में जान डाल देता है और उन्हें मास्टर जिया के पीछे छोड़ देता है। अब जीफा जब मास्टर जिया के साथ यहाँ से निकल रहा होता है तब जेंगहू नाम का एक महानायक मुख्य द्वार को बंद कर देता है, लेकिन जीफा जेंगहू से कहता है कि यिनजाओ एक बुरा इंसान था, लेकिन मैंने उसे मार दिया। यिनजाओ ने तुमसे तुम्हारे फादर को मरवाया जो कि पहले तुम्हारी जगह महानायक थे। अब जीफा की बात सुन जेंगहू पिघल जाता है और वह मुख्य द्वार को खोल देता है और जीफा को यहाँ से जाने देता है। तांत्रिक स्पेल से प्रभावित मूर्ति अभी भी जीफा और मास्टर जिया का पीछा कर रही होती है। फिर हम जीफा के फादर जीचेंग को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत में एक घोड़े पर सवार यहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी कुछ सैनिक जीचेंग को घेर लेते हैं, लेकिन तभी एक डीमन यहाँ आता है और वह जीचेंग को बचा लेता है। जीचेंग को पता चलता है कि यह डीमन कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा था जो उसे रास्ते में मिला था और फिर जीचेंग ने उसकी परवरिश के लिए उसे कुनलुन भेज दिया था। वह डीमन जीचेंग को लेकर उसके शहर जीची आ जाता है। फिर हम जीफा और मास्टर जिया को देखते हैं जिनके पीछे तांत्रिक द्वारा भेजे हुए डीमन लगे होते हैं। मास्टर जिया जीफा से कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। तब जीफा मास्टर जिया की टोपी और साल को पहन लेता है और मास्टर जिया को यही छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। अब डीमन मास्टर जिया की टोपी को देखकर जीफा को ही मास्टर जिया समझते हैं और वह जीफा के पीछे आने लगते हैं। अब डीमन से भागते भागते जीफा डेड एंड पर आ जाता है। फिर जब वह तांत्रिक अपने डेमन के द्वारा जीफा को देखता है कि वह मास्टर जिया नहीं है तो वह गुस्सा हो जाता है और जीफा पर हमला करने वाला होता है, लेकिन जीफा उस डीमन की आंखों में तीर चला देता है और अपने घोड़े समेत खाई से कूद जाता है और जाकर के पानी में गिरता है। हम देखते हैं कि डीमन की आंखों में तीर लगने की वजह से उस तांत्रिक की एक आंख फूट गई होती है। इसके बाद जीफा बहते हुए नदी के किनारे आ जाता है। तब उसका घोड़ा भी उसके पास आता है, तो घोड़े को देखकर जीफा को याद आता है कि जब उसका बड़ा भाई येकाउ उससे मिलने आया था तो उसने जीफा को एक घोड़ा दिया था और कहा था कि जब भी जीफा को अपने शहर जीची लौटना हो वह बस अपने घोड़े से कह दे, तब घोड़ा खुद ब खुद उसे जीची लेकर आ जाएगा। अब जीफा घोड़े को अपने शहर जीची चलने का इशारा देता है और वह घोड़ा खुद ब खुद उसे लेकर अपने शहर जीची आ जाता है। जीची आने पर जीफा अपने फादर जीचेंग से मिलता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि डाची यिनजाओ के पास आती है और यिनजाओ को अपने स्पेल से फिर से जिंदा कर देती है, यानी कि अब इसका सेकंड पार्ट भी आएगा।